नमस्कार, जय गुरुदेव। कपीश ज्योतिष में एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मैं आ रहा हूँ। आज का टॉपिक है ओथ सेरेमनी का टाइमिंग, मुहूर्त ऑफ ओथ सेरेमनी। ये जो नई गवर्नमेंट बनी है उसकी ओथ सेरेमनी की टाइमिंग के हिसाब से हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। मैं इसके पहले कि इसकी एनालिसिस करूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक पर डिस्कशन है ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट पे है और मुझे पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा रुचि है नहीं, और दूसरा मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स बहुत इन डेप्थ तक समझ में आती है। पर ज्योतिषीय विश्लेषण से मैं इस समय को कैसे देखता हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ आज डिस्कस करूँगा। उसके पहले एक बात जो मैं पिछली बार भी आप लोगों से किया कि एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, ये विद्या गलत नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर्स गलत हो सकते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजर्स जो सीट बाय सीट बोलते हैं कि 540 आएगा या 532 आएगा या 230 से 235 के बीच में आएगा, मुझे अभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि प्लैनेट आपका फेवरेबल कंडीशन बताएगा, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन बताएगा, आपका बताएगा कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब ये कि आप बहुत बहुमत से जीत रहे हैं, ठीक ठाक जीत रहे हैं, बहुमत से शॉर्टेज में रहेंगे या फिर एकदम अल्पमत में रहेंगे। प्लैनेट्स से नंबर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो मुझे अभी तक नहीं पता। तो अगर प्रिडिक्शंस एग्जिट पोल के आधार पर हो रहा है तो ये एस्ट्रोलॉजी के साथ अन्याय है। एस्ट्रोलॉजी में जब किसी का चार्ट देखते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, तो हमें अनबायस्ड होना चाहिए और प्रिडिक्शन टोटली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं, कुछ बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, शायद वो यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं है या हम उन्हें जानते नहीं हैं, और दो एक यूट्यूब पर भी हैं और बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस करते हैं। तो मैं वही बोलूँगा कि ये जो विद्या है ये पराविद्या है। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करते समय डायग्नोसिस गलत कर सकते हैं पर मेडिकल साइंस गलत नहीं है, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी गलत नहीं है। ये पराविद्या अपने आप में संपूर्ण है, प्रिडिक्शंस में गलतियां हो जाती है। तो आइए अब हम लोग ओथ सेरेमनी का टाइमिंग पर एक बार विचार करके देखते हैं ये कैसा है। एक्चुअली जब ओथ सेरेमनी चल रहा था तो मैं पुरी पे था और मैं ओथ सेरेमनी को लाइव देख नहीं पाया, इसलिए मैं टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाद में मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो देखा तो मैंने देखा कि ओथ सेरेमनी 7:15 बजे की जगह पर 7:23 पे एग्जैक्ट शुरू हुआ था। तो हम लोग इस ओथ सेरेमनी का जो टाइमिंग है 7:23 पर, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओथ लिया, शपथ लिया, हम लोग उस टाइमिंग के आधार पर आज की चार्ट की विवेचना करेंगे। चार्ट को हम लोग दो तरीक़ा से विवेचना करेंगे, एक पंचांग के आधार पर और उस समय के मुहूर्त की जो कुंडली बनी है उसके आधार पर। पंचांग एक महत्वपूर्ण पाठ है, ये 5 अंगों से बना है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जब भी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम लोग विवेचना करते हैं तो पंचांग को जरूर कंसिडर करना चाहिए। पता नहीं लोग इतने सारे प्रेडिक्शंस करते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी, पर वो पंचांग के बारे में कुछ नहीं बोलते। पंचांग एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके प्रेडिक्शंस के बिना चार्ट का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा अर्थहीन हो जाता है, माने इनकम्प्लीट लगता है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं, पहले पंचांग से फिर चार्ट से। ये जो ओथ सेरेमनी हुई वो जून 9, 2024 7:23। उस समय तिथि था चतुर्थी, नक्षत्र पुनर्वसु था, योग ध्रुवा था और करण वनीजा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये तिथि जो था चतुर्थी तिथि, इस तिथि के एनर्जी जो है ये सेपरेशन की एनर्जी है, ये एक्सट्रीम एनर्जी है। चतुर्थी की तिथि में ही भगवान गणेश का सर उनके सर से, उनके देह से अलग हुआ था, फिर उसका अल्टरनेट व्यवस्था किया गया था एक हाथी के सर से। इस तिथि को डिवोर्स फाइल करने के लिए या सेपरेशन के लिए या संपत्ति का बंटवारा के लिए, इस सब के लिए ये तिथि की एनर्जी बहुत उपयुक्त है।
पर चतुर्थी की तिथि में कोई नया काम शुरू करना, ये मेरा समझ में थोड़ा सा कम आया। पर शायद जो बहुत ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर होंगे वो ये देख के इस तिथि का निर्धारण किए होंगे कि फ्यूचर में इसकी एनर्जी की कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी है कि नक्षत्र जो है पुनर्वसु है, जुपिटर का नक्षत्र है, जो बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये अच्छा नक्षत्र इस मायने में है कि जब सब कुछ उजड़ जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर से जब कोई चीज़ रीजनरेट होता है, पुनर्वसु माने फिर से, पुनर मतलब फिर से, वसु माने बसना, मतलब जब सब चीज़ जल गया फिर से वहाँ से तृणमूल घास उगना, फिर से नया शुरुआत होना किसी चीज़ का, वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही उसकी दम है, या कह सकते हैं उस नक्षत्र में ही वो ताकत है कि चीज़ों को फिर से वो जनरेट कर सकती है, फिर से बसा सकती है। योग जो है बहुत बढ़िया योग है, ध्रुवा योग। ध्रुवा योग जो है, ये योग वैसा योग है जिसमें आप एग्जाम्पल देते हैं। ध्रुव तारा को अभी भी लोग डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि ध्रुव तारा से चलो हम लोग अपना पथ निर्धारण करेंगे। अभी भी बालक ध्रुव की कहानियाँ सुनाई जाती है कि भक्त हो तो ध्रुव के जैसा, पुत्र हो तो ध्रुव के जैसा। तो ध्रुव जो है एक एग्जाम्पल है। तो ये जो ओथ सेरेमनी हुई उस समय जो योगा ध्रुव था वो इस बात का द्योतक है कि ये गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो माइलस्टोन होंगे, जिनकी बहुत दिन तक रेफरेंस दिए जाएगी और ये भुलाए नहीं जाएंगे। करण वाणिजा है। वाणिजा जो है वो करण जो है ये आपका वेनस का, शुक्र का करण है, और इसका जो एनिमल बोल सकते हैं वो आप हाथी है। तो ये करण जो है ना, ये मैग्नेनिमिटी को दर्शाता है, वृहत आकार का। तो ये सरकार जो भी प्रोजेक्ट लाएंगी वो वृहत आकार का होगा, बड़ा होगा। इस सरकार की सोच बहुत बड़ी होगी और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तिथि को छोड़ के बाद बाकी चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं। ऐसे भी पूज्य श्री बोलते हैं कि कभी भी कोई मुहूर्त कंप्लीट नहीं होता आपस में। चलिए अब हम लोग इस चार्ट को एनालिसिस करते हैं। जिस समय ये ओथ सेरेमनी हो रहा था, लग्न वृश्चिक से उदय हुआ था और प्रधानमंत्री जी का भी अगर लग्न देखा जाए जो इंटरनेट में अवेलेबल है वो वृश्चिक है। तो इसका मतलब लगन बहुत स्ट्रांग है। पर लगन लॉर्ड जो है मंगल, वो छठे घर में बैठा हुआ है, मतलब चार्ट का जो लगन का एनर्जी है वो छठे घर में गया। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट रोग ऋण शत्रु इन तीन चीज़ों को निपटाने में हमेशा तत्पर रहेंगी। और मार्स मतलब होता है टोज पे खड़ा रहना, इमरजेंसीज। इनके पास ऐसे हालात भी आएंगे जिससे लगेगा कि इसको इन प्रॉब्लम को अभी तुरंत निपटाना है। दूसरी बात है कि इसके 7th हाउस में मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस और सन है। 7वां घर जो है वो दर्शाता है कि आम जन, पब्लिक, उसको दर्शाता है। ऑपोजिशन को भी 7वां घर से देखा जाता है। तो इसमें देखा जा रहा है कि जनरली बेनिफिक प्लैनेट्स ही ज़्यादा है, वेनस, जुपिटर, मर्क्यूरी और सन। सन जो है यहाँ पर सिर्फ एक डेबिलिएटेड प्लैनेट है। तो इसका मतलब हो सकता है कभी कभी इस सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हेल्प ना मिले, या वो लोग जो इस सरकार को कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से हेल्प करते हैं उनके हाथ कभी कभी तंग हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर आपका डेबिलिएटेड है। वेनस जो है वो अपने ही राशि में है। इसका मतलब है कि ये जो टेन्योर होगा ना, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भारत बहुत उन्नति करेगा। वेनस अपने राशि में है और 7वें घर में भी है। और मर्क्यूरी ये बात को द्योतक है कि वाणिज्य और ये में भी भारत अपना दबदबा कायम करेगा। कंसर्न है यहाँ पर सैटर्न 7वां घर पे है, चौथा घर पे है, सॉरी 4th हाउस में है सैटर्न, जो 2025 के मार्च में, मैं ट्रांजिट एक बार देख लेता हूँ, दशा देख लेता हूँ, ट्रांजिट, हाँ, जो 2025 के मार्च तक या अप्रैल तक, मैं एक
डेट इसमें नहीं देख रहा हूँ अभी, वो चला जाएगा 5th हाउस में, जहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। तो कर्म कारक शनि राहु के पास 5th हाउस में जाएगा पाइसियस साइन में। सैटर्न कर्म कारक होता है, अगर वो 12th साइन मतलब पाइसियस में जाता है तो कई बार इसका द्योतक है कि किसी काम का समाप्त होना। चूँकि शनि 2.5 साल रहता है, तो ये 2.5 साल जब शनि 5वां घर में जाएगा, रहेगा स्टेशन्ड, तो ये 2.5 साल सरकार के लिए थोड़ा दिक्कत वाला होगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे, लगेगा कि अब इस सरकार को छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि 5वां घर पद की भी होती है, जहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है और शनि वहाँ पर आ रहे हैं। तो सैटर्न राहु जो है वो अचानक सडन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कर्म में, और पाइसेस छोड़ने की राशि होती है। तो ये जो समय है, ये समय इस गवर्नमेंट को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, और रेमेडीज़ कर लिया जाए तो बहुत अच्छा। 12th हाउस डोनेशन का है, और सैटर्न जब 5th हाउस जो है वो आपका एजुकेशन का भी है, 5th हाउस पूजा अर्चना का भी है। तो मतलब अगर ये सरकार स्कूली बच्चों को या गुरुकुल के बच्चों को सैटर्न की चीज़ें डोनेट करती है, जैसे चप्पल हुआ, तो इस सरकार के लिए एक रेमेडी का काम करेगा। नवांश की अगर बात करें तो नवांश में जुपिटर उदय हो रहा है, और नवांश शुरू हो रहा है आपका पाइसेस साइन से। कहा जाता है कि नेटल चार्ट जो है वो आपका कर्म चार्ट है, और नवांश आपका फ्रूटिफिकेशन है। तो 8 से 12 माने स्कॉर्पियो से पाइसेस में जा रहा है, तो ये एक तरह से इंडिकेट फिर से कर रहा है कि ये जो है कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि चीज़ें को छोड़ने पड़ेगी। तो ये चार्ट का ये एनर्जी है। तो हम लोगों को उस हिसाब से इस चार्ट को हम लोग रीड किए कि हम लोग को पता चले कि चार्ट की एनर्जी कैसी है, और ये सरकार के लिए आने वाले समय में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। मेन इश्यूज इमरजेंसीज की है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाएगा, और जब शनि पाइसेस में 5th हाउस से गुजरेगा तो गवर्नमेंट को परेशानी आ सकती है, जिसकी रेमेडीज ज़रूरी है। और ऐसे भी अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भी चार्ट पे देखें, अगर उनका स्कॉर्पियो लगन है तो उनका भी उस समय शनि जो है पाइसेस से गुजरेगा, 5th हाउस से ही। 5th हाउस पद की स्थान है। तो ऐसा हो सकता है कि वो मन बनाए कि नहीं, अब चलो हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ें। पर जहाँ पर कोई एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ भी होते हैं। तो उपयुक्त लोगों से सलाह परामर्श लेके वो रेमेडीज़ किया जा सकता है। दूसरी बात, ये दशा की बात किया जाए तो इस चार्ट के हिसाब से जुपिटर का जो अंतिम शेष पर्व है, माने जुपिटर में राहु, यहाँ पर ये गवर्नमेंट बना, और उसके बाद फिर जुपिटर के बाद जो आ रहा है शनि, शनि में बाद बाकी पीरियड चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि जो है 2025 से शुरू हो जा रहा है, 12/1/2025। तो शनि जो है इस सरकार के लिए बहुत बड़ा ग्रह होगा, डिसिसिव ग्रह होगा। तो शनि के रेमेडीज के साथ, और शनि जो है एक कारक भी होते हैं, ये 4th ग्रेड लोअर जो है गरीब जनता की। 4th ग्रेड यहाँ पर बोलना ये होगा, यहाँ पर गरीब जनता के उपयुक्त होगा। 4th ग्रेड तब बोला जाता है जब किसी ऑफिस की चार्ट देखा जाता है। जब देश की चार्ट हो तो हम लोग बोलेंगे गरीब जनता। तो वो उनकी सेवा कर अगर किया जाए तो भी इसका रेमेडीज बहुत हद तक किया जा सकता है। तो ये रहा आज का एक ऑब्जर्वेशन, जो प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन था कि इस चार्ट की एनर्जी क्या है और इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि अगले आने वाले 3-4 सालों में ये जो रीडिंग्स है, ये रीडिंग कितना प्रभावी रहा कि गवर्नमेंट के पास ऐसी स्थिति आई कि नहीं, ये पता चलेगा। और बाद बाकी भारत के बारे में, जो भारत के आने वाले दिन में मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, जहाँ पर
आप इस प्रिडिक्शंस के साथ उसको भी टैली कर सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आने वाले दिन भारत का कैसा रहेगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हमारा पसंद आया या दूसरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्योर एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बोलिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।